तो हमेशा की तरह हमारे एक और शानदार डीप डाइव में स्वागत है। आज का जो विषय है ना वो कोई हवाई बातें या कोई पुरानी थियरी नहीं है। जी बिल्कुल, और यही इस विषय की सबसे खास बात भी है। हाँ, मतलब आज हम उस विषय पर बात करें जो सीधे तौर पर हमारे जीवन, हमारे काम करने के तरीके और हमारे व्यवहार से जुड़ा है। हम बात कर रहे हैं कि कैसे कोई इंसान अपने व्यक्तित्व को यानी अपनी पर्सनालिटी को निखार सकता है। और सबसे अहम बात यह है कि आधुनिक विज्ञान और विशेष रूप से न्यूरोसाइंस इस पूरी प्रक्रिया को कैसे प्रमाणित करता है। एकदम सही। तो आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का आधार है एक बेहद विस्तृत दस्तावेज जिसका नाम है ध्यान से निखारे अपना व्यक्तित्व। और आज का हमारा मिशन बहुत ही स्पष्ट है। हमें इस दस्तावेज में छिपे प्राचीन ज्ञान जैसे योग और ध्यान और आज के आधुनिक मस्तिष्क विज्ञान के बीच के तारों को जोड़ना है। ये एक बहुत ही प्रासंगिक विषय है आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में, जहां देखा जाए तो हर इंसान किसी न किसी तनाव से गुजर रहा है। ये जानकारी पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है। हाँ, लोग अक्सर सोचते हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट मतलब बस अच्छे कपड़े पहनना या अंग्रेजी में बात करना। बिल्कुल, मतलब लोग इसे सिर्फ बाहरी दिखावे तक सीमित कर देते हैं, लेकिन दस्तावेज काफी गहराई में जाता है। जब हम प्राचीन आध्यात्मिक पद्धतियों को आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर कसते हैं तो हमें कुछ ऐसे व्यवहारिक टूल्स मिलते हैं जो न सिर्फ दिमाग को शांत करते हैं बल्कि जीवन जीने के तरीके को जड़ से बदल सकते हैं, क्योंकि ज्ञान वही सार्थक है जिसे रोजमर्रा के जीवन में उतारा जा सके। तो चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। दस्तावेज पढ़ते हुए मुझे एक बात ने बहुत सोचने पर मजबूर किया। इसमें स्पष्ट लिखा है कि व्यक्तित्व सिर्फ बाहरी आवरण नहीं है, ये असल में 5 अलग अलग चीजों का एक जटिल मिश्रण है। जी, 5 बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व। हाँ, इसमें विचार, भावनाएं, वर्तन यानी हमारा व्यवहार, मूल्य या विश्वास और अंत में शारीरिक उपस्थिति का जिक्र है। क्या हम इसे थोड़ा और गहराई से समझ सकते हैं? इसे ऐसे समझिए कि कोई इंसान बाहर से बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, उसकी शारीरिक उपस्थिति एकदम शानदार है, लेकिन जैसे ही कोई तनावपूर्ण स्थिति आती है उसके विचार और भावनाएं बेकाबू हो जाते हैं। बिल्कुल। तो क्या ऐसे इंसान को एक अच्छा व्यक्तित्व माना जाएगा? शायद नहीं। इसलिए दस्तावेज इन 5 तत्वों के संतुलन की बात करता है। हमारे विचार तय करते हैं कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं, भावनाएं ये तय करती हैं कि हम परिस्थितियों पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, हमारा व्यवहार समाज में हमारी छवि बनाता है, हमारे मूल्य हमें सही और गलत के बीच फर्क करना सिखाते हैं। और इन सब के बाद कहीं जाकर शारीरिक उपस्थिति या बॉडी लैंग्वेज आती है। सही कहा। और दस्तावेज में व्यक्तित्व को मुख्य रूप से 3 प्रकारों में बांटा गया है: आकर्षक, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। हाँ, आकर्षक मतलब वो लोग जो बहुत करिश्माई होते हैं और संवादी होते हैं। अंतर्मुखी वो जो थोड़े शांत और विचारशील होते हैं, और बहिर्मुखी जो बहुत सामाजिक और मिलनसार होते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या किसी का व्यक्तित्व फिक्स्ड होता है? मतलब अगर कोई इंसान बहुत गुस्से वाला या शर्मीला है तो क्या वो जीवन भर वैसा ही रहेगा? यहाँ सबसे रोचक पहलू ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा व्यक्तित्व कोई पत्थर की लकीर नहीं है, इसे बहुत ही वैज्ञानिक तरीकों से बदला जा सकता है। मतलब हम खुद को पूरी तरह से रीवायर कर सकते हैं? हाँ, दस्तावेज के अनुसार इसे विकसित करने के 6 मुख्य तरीके हैं। पहला कदम है खुद की ताकतों और कमजोरियों को ईमानदारी से पहचानना। दूसरा है बेहतरीन संवाद कौशल विकसित करना। तीसरा, बहुत जरूरी है, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना ताकि हम तुरंत रिएक्ट ना करें। बिल्कुल। चौथा है एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना। 5वां तरीका है खुद को लगातार अपग्रेड करते रहना, जैसे अच्छी किताबों और शिविरों से सीखना। और छठा सबसे अहम तरीका है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, जिस पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। और यहीं पर योग और ध्यान की भूमिका सबसे बड़ी हो जाती है। अब योग और ध्यान का नाम आते ही ना मेरे मन में हमेशा एक उलझन पैदा होती है। अक्सर लोग और मैं खुद भी इन दोनों शब्दों को एक ही समझ लेते हैं। मुझे लगता था कि योग का मतलब है मैट बिछाकर कुछ शारीरिक व्यायाम करना, और ध्यान उसी का एक हिस्सा है जहां आप अंत में आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। इसे एक बड़े परिदृश्य में देखना होगा। योग असल में कोई कसरत नहीं है, ये एक पूरी जीवन शैली है। शरीर, मन और आत्मा को एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया है। तो दस्तावेज में इसके बीच का असली अंतर कैसे समझाया गया है? आयाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अब आप देखिए कि ध्यान यानी मेडिटेशन इस पूरी यात्रा का 7वां पड़ाव है।
अच्छा, मतलब ध्यान अपने आप में पूरा योग नहीं है। योग एक पूरी यात्रा है और ध्यान उस यात्रा का एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। एकदम सही एनालॉजी है ये। योग का अंतिम उद्देश्य एक संपूर्ण संतुलन स्थापित करना है, जबकि ध्यान का मुख्य लक्ष्य मन को शांत करना और एकाग्रता को बढ़ाना है। योग एक संपूर्ण सिस्टम है और ध्यान उस एकाग्रता को पाने का टूल है। ये अंतर अब बिल्कुल साफ हो गया है और इसी से जुड़ा एक बहुत ही उत्सुकता जगाने वाला तथ्य दस्तावेज में था। हम सभी जानते हैं कि 21 जून को पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाती है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनओ ने 21 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस के रूप में घोषित किया है। जी, ये एक बहुत ही दिलचस्प पहल है। हाँ, तो मेरे मन में ये सवाल आया कि आखिर 21 दिसंबर ही क्यों? इस तारीख में क्या खास है? इसके पीछे बहुत गहरा विज्ञान और प्रतीकवाद है। 21 दिसंबर असल में उत्तरायण यानी विंटर सॉल्स्टिस का दिन होता है। यह साल का सबसे छोटा दिन होता है और इसके बाद से दिन लंबे होने लगते हैं, जो नई ऊर्जा, प्रकाश के लौटने और नई शुरुआत का प्रतीक है। मतलब ध्यान के लिए मन को जिस सकारात्मक ऊर्जा की जरूरत होती है, ये दिन उसी का प्रतीक है। बिल्कुल, और यूएनओ ने इसे सिर्फ एक प्रतीकात्मक दिन के लिए नहीं चुना। इसके पीछे उनके 4 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला है विश्व स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाना, दूसरा शांति का प्रसार करना, तीसरा शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार, क्योंकि ध्यान से ब्लड प्रेशर और नींद के पैटर्न में बहुत फायदा होता है, और चौथा उद्देश्य होगा इसके प्रति वैश्विक स्तर पर जागरूकता फैलाना, है ना? जी, ताकि ये सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों तक सीमित ना रहे, बल्कि हर आम इंसान तक पहुंचे। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब हम उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ दस्तावेज प्राचीन ज्ञान को आधुनिक न्यूरोसाइंस से जोड़ता है। मैंने पढ़ा कि एमआरआई स्कैन ये साबित करते हैं कि ध्यान करने से मस्तिष्क का भौतिक आकार बदल जाता है। हाँ, ये आज के विज्ञान की सबसे बड़ी खोजों में से एक है। मतलब क्या ये सच में संभव है कि सिर्फ आंख बंद करके बैठने से दिमाग के अंदर का ग्रे मैटर बढ़ जाए? दस्तावेज में हिपोकैम्पस और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जैसे भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। ये सब कैसे काम करता है? इसे समझने के लिए न्यूरोप्लास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट को देखना होगा। पहले विज्ञान मानता था कि एक उम्र के बाद इंसान का दिमाग बदलना बंद हो जाता है, लेकिन न्यूरोप्लास्टिसिटी साबित करती है कि हमारा मस्तिष्क प्लास्टिक की तरह लचीला है। तो ध्यान करने से इसमें नए कनेक्शंस बनते हैं? बिल्कुल, जब इंसान ध्यान करता है तो दिमाग के हिपोकैम्पस, जो याददाश्त और सीखने की क्षमता का केंद्र है, और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो निर्णय लेने और भावनाओं को नियंत्रित करने का हिस्सा है, वहां ग्रे मैटर का घनत्व बढ़ जाता है। तो ये तो सीधे तौर पर दिमाग के हार्डवेयर को अपग्रेड करने जैसा हो गया। जी बिल्कुल, ऐसा ही है। इसी हिस्से में एक और शब्द था जिसने मेरा ध्यान खींचा, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क या डीएमएन। दस्तावेज कहता है कि ध्यान इसकी एक्टिविटी को कम करता है। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं, ये डीएमएन क्या है? डीएमएन को आप अपने स्मार्टफोन में बैकग्राउंड में चलने वाले उन एप्स की तरह समझ सकते हैं जो बिना बात के बैटरी खर्च करते रहते हैं। अरे वाह, ये बहुत सटीक उदाहरण है। हाँ, जब इंसान कोई खास काम नहीं कर रहा होता है, तब दिमाग का ये डिफॉल्ट मोड नेटवर्क एक्टिव हो जाता है। यही वो समय होता है जब मन बेवजह भटकता है, अतीत की बातों का पछतावा करता है या भविष्य की चिंता बुनने लगता है। ओ, तो ये वो स्थिति है जब हम किसी जरूरी मीटिंग में बैठे होते हैं और अचानक हमारा दिमाग ये सोचने लगता है कि आज रात खाने में क्या बनेगा, या फिर 10 साल पहले हमने स्कूल में क्या बेवकूफी की थी। हाँ बिल्कुल, और यही बेवजह का भटकाव इंसान के आधे से ज्यादा तनाव का कारण है। सही कहा, और ध्यान इस डीएमएन की ओवर एक्टिविटी को शांत कर देता है। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल स्तर पर ध्यान करने से कॉर्टिसोल नामक स्ट्रेस हार्मोन का स्तर तेजी से गिरता है, जो तनाव पैदा करता है। हाँ, और शरीर का पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है, जो शरीर को लड़ो या भागो वाली स्थिति से निकालकर आराम की स्थिति में लाता है। इसके साथ ही सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे हार्मोन्स बढ़ते हैं, जो डिप्रेशन को दूर करते हैं। क्या इन दावों को साबित करने के लिए दस्तावेज में कोई ठोस रिसर्च या स्टडीज दी गई हैं? जी, दस्तावेज में कई प्रामाणिक स्टडीज का जिक्र है। जैसे हार्वर्ड की एक स्टडी बताती है कि सिर्फ 8 हफ्ते के नियमित ध्यान से ग्रे मैटर में वृद्धि देखी गई। जामा की एक रिपोर्ट में पाया गया कि ध्यान से चिंता और दर्द में उल्लेखनीय कमी आती है। मैंने उस रिसर्च के बारे में भी पढ़ा जो बौद्ध भिक्षुओं पर की गई थी। हाँ, उनके दिमाग में गामा वेव्स का बहुत उच्च स्तर पाया गया था, जो परम फोकस की अवस्था को दर्शाता है। शायद यही कारण है कि आज गूगल और एप्पल जैसी बड़ी कंपनियां अपने कर्मचारियों के लिए इसे अपना रही हैं। दस्तावेज में विपश्यना,
ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन और मेटा जैसे ध्यान के प्रकारों का भी जिक्र है। लेकिन इस पूरे दस्तावेज में जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया वो था मंत्रोच्चार यानी चैंटिंग का विज्ञान। वो हिस्सा सच में बहुत गहरा है। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें तो ध्वनि और मस्तिष्क का संबंध बहुत पुराना है। दस्तावेज में 2024 की एक ताज़ा स्टडी का जिक्र है जो कहती है कि जोर से मंत्र पढ़ने या उच्चारण करने से इंसान की शॉर्ट टर्म मेमोरी में सुधार होता है। ये सच में चौंकाने वाला है। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक स्टडी नहीं है। 2020 की एक स्टडी बताती है कि बुद्ध अमिताभ के नाम के उच्चारण से मस्तिष्क के एमिगडाला में भौतिक बदलाव आते हैं और डर कम होता है। एमिगडाला मतलब दिमाग का वो हिस्सा जो डर और खतरे के लिए जिम्मेदार होता है। एकदम सही। और 2021 की एक अन्य स्टडी के अनुसार गायत्री मंत्र जैसी प्राचीन प्रार्थनाओं को जब एक खास गति में पढ़ा जाता है तो हृदय प्रणाली में एक गहरा रिलैक्सेशन आता है। ये तो वाकई हैरान करने वाला है। और इतना ही नहीं, 2023 की स्टडी बताती है कि ओम के उच्चारण से दिमाग में एकाग्रता और शांति एक साथ बढ़ती है। और 2016 की रिसर्च के अनुसार श्री विष्णु सहस्त्रनाम के 12 हफ्ते के अभ्यास से तनाव क्लिनिकल लेवल पर कम हो जाता है। मतलब ये सभी शोध बताते हैं कि ध्वनि और वाइब्रेशन इंसान के नर्वस सिस्टम को कैसे शांत कर सकते हैं। जी। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अभी तक हमने इतने सारे प्रकार के ध्यान, मंत्र और वैज्ञानिक तथ्यों की बात की। विपश्यना, माइंडफुलनेस, त्राटक। कोई भी आम इंसान जो सुबह से शाम तक काम करता है वो तो ये सब सुनकर कंफ्यूज हो सकता है। रोजमर्रा की जिंदगी में हम कौन सा ध्यान करें जो हमारे काम में बाधा न डाले? ये बहुत ही व्यावहारिक सवाल है और दस्तावेज इसका एक बहुत ही स्पष्ट समाधान देता है। सहज राजयोग ये व्यस्त जीवन के लिए सबसे आसान उपाय है। सहज राजयोग, इसके नाम में ही सहज जुड़ा है। बिल्कुल, ये एक ऐसा अभ्यास है जिसे कोई भी कभी भी कर सकता है, चाहे पेट खाली हो या भरा। ये असल में एक कर्म योग है। तो इसे काम करते हुए भी किया जा सकता है? हाँ, इसमें इंसान खुद को एक ज्योति बिंदु यानी एक आत्मा समझकर परमात्मा को याद करता है जो सभी गुणों के सागर हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बच्चा भीड़ में भी स्वाभाविक रूप से अपनी माँ को याद करता है। मतलब इसके लिए दुनिया से कटने या आंखें बंद करके बैठने की जरूरत नहीं है। नहीं, ये अभ्यास इंसान को वर्तमान में रखता है, बीती बातों को भुलाता है और भविष्य की चिंता खत्म करता है। इससे इंसान अपनी इंद्रियों का राजा बनता है, इसीलिए इसे राजयोग कहते हैं। और जब मन भीतर से शांत होता है तो सहनशीलता और मधुरता जैसे गुण स्वतः ही आ जाते हैं। अगर आज के इस पूरे डीप डाइव का निचोड़ निकाला जाए तो हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व को निखारना एक विज्ञान है और ध्यान तथा सहज राजयोग उस विज्ञान को लागू करने के सबसे शक्तिशाली टूल है। एकदम सही। ये सिर्फ कुछ समय के लिए अच्छा महसूस करना नहीं है, बल्कि अपने पूरे अस्तित्व को एक नई दिशा देना है। और सूचनाओं की इस भीड़ भाड़ वाली दुनिया में ये जानकारी इसलिए बहुत जरूरी है ताकि मानसिक शांति सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा बने। बिल्कुल। आज की चर्चा के आधार पर एक बात सोचने वाली है। जब विज्ञान स्पष्ट रूप से साबित कर चुका है कि ध्यान करने से हमारे मस्तिष्क की भौतिक संरचना यानी ग्रे मैटर बदल सकती है और याददाश्त बढ़ सकती है, तो क्या भविष्य में ध्यान को स्कूलों में गणित या विज्ञान की तरह ही एक अनिवार्य विषय नहीं बना देना चाहिए? जरा सोचिए, एक ऐसी पीढ़ी जो बचपन से ही तनाव मुक्त और भावनात्मक रूप से मजबूत हो, वो दुनिया को किस दिशा में ले जाएगी? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। सीखते रहिए और गहराई में उतरते रहिए।